नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में रेलवे स्टोर डेलीगेशन ऑफ पावर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि बेस्ड ऑन रेलवे बोर्ड सर्कुलर नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 22/11/2024 को जारी किया गया था। इसके पहले एसओपी जो है 2018 में जारी किया गया था। 2024 में कुछ करेक्शन हुए थे और उसी करेक्शन के बेसिस पे आपको बिल्कुल लेटेस्ट एसओपी करवाने वाला हूँ। फिलहाल अभी इसके बाद में कोई करेक्शन नहीं हुआ है, तो जो भी डाटा माने 22/11/2024 के अनुसार ही माने। अगर इसके बाद में कोई करेक्शन हुआ है तो आप उसके अनुसार डाटा को फाइनल आंसर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेज होते रहते हैं। तो ये जो है आपका 22/11/2024 के आधार पे है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर प्रश्न है, द डेलीगेशन ऑफ पावर स्टोर मैटर्स इज एप्लीकेबल टू बीच ऑफ द फ्लोइंग सप्लाई ऑर्डर्स। तो किस सप्लाई ऑर्डर पे लागू होते हैं? ऑल टाइप प्लस सप्लाई ऑर्डर इंक्लूडिंग टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सभी प्रकार के सप्लाई ऑर्डर एवं टर्न की अनुबंध सहित ये लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ पे देखें तो शक्तियों का प्रत्यायोजन सभी प्रकार के सप्लाई ऑर्डर पे लागू होता है। टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट भी सप्लाई ऑर्डर के दायरे में शामिल होते हैं। यह प्रत्यायोजन रेलवे उत्पादन इकाइयों, मुख्यालय तथा फील्ड यूनिट पर भी लागू होता है। यह मास्टर सर्कुलर स्टोर्स मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित सभी पूर्व निर्देशों को स्थान लेता है। नेक्स्ट है, IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सप्लाई ऑर्डर में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। स्टोर की आपूर्ति का आदेश तथा सेवा निष्पादन का आदेश, यानी ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड ऑर्डर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखें यहाँ पे, तो सप्लाई ऑर्डर्स में स्टोर की आपूर्ति तथा सेवाओं का निष्पादन दोनों में शामिल किया जाता है। ठीक है, सप्लाई ऑर्डर्स में स्टोर की आपूर्ति तथा सेवाओं का निष्पादन दोनों शामिल होता है। सप्लाई ऑर्डर की परिभाषा IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लाउज नंबर 117 में दी गई है। तो क्लाउज भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो किसमें है? 0117 में दी गई है। यह परिभाषा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के प्रयोग में लागू होता है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर। डायरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर के लिए आपका AAM, ADMM, AMM रिपोर्ट की अधिकतम वित्तीय शक्ति कितना है? तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है इस बार AEE 30% एग्जाम में दिए गए थे, सभी में दिए गए थे, आपको AEN में भी पूछे गए थे, तो SOP से संबंधित तो जरूर इसको याद रखना है। ADMM, AM रिपोर्ट का जो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस टेंडर के लिए जो पावर है आपका 5 लाख तक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, ऊपर बता दिया आपको। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर आपका SMM, DMM और SMM रिपोर्ट की अधिकतम वित्तीय शक्ति कितनी है? तो इसकी AM से आपका दुगनी है, यानी 10 लाख तक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, SMM, DMM तथा SMM रिपोर्ट की वित्तीय शक्तियां आपका समान है, यानी 10 लाख रुपए है। डायरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर DYCMM, सीनियर DMM, DYCMM रिपोर्ट की अधिकतम वित्तीय शक्ति कितनी है? इनका जो है 50 लाख तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर हेतु सूचीबद्ध प्राधिकारियों में आपका DYCMM, सीनियर DMM, DYCMM रिपोर्ट की वित्तीय शक्तियां सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, स्टोर फील्ड यूनिट को स्टॉक आइटम की खरीद किन परिस्थितियों में करने की अनुमति होती है? किन परिस्थितियों में करनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपात स्थिति में तथा PCMM द्वारा फील्ड यूनिट की नियमित क्रय हेतु चिन्हित वस्तुओं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो स्टोर फील्ड यूनिट में आपात स्थिति में स्टॉक आइटम खरीदने की अनुमति होती है। PCMM द्वारा नियमित खरीद हेतु चिन्हित वस्तुओं की खरीद भी स्टोर फील्ड यूनिट कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, स्टोर फील्ड ऑफिसर द्वारा वित्तीय शक्तियों के प्रयोग हेतु वार्षिक सीमा यानी
एनुअल सेलिंग लिमिट कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? तो पीसीएमएम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एसोसिएट फिनांस के परामर्श करके आपका पीसीएमएम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। वार्षिक सीमा पीसीएमएम द्वारा निर्धारित की जाती है। वार्षिक सीमा निर्धारित करते समय एसोसिएट फिनांस के परामर्श लिया जाता है। स्टोर फील्ड ऑफिसर अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग केवल इन्हीं सीमाओं के भीतर कर सकेंगे। 8वां प्रश्न है, स्टोर फील्ड ऑफिसर अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में किसके भीतर करेंगे? तो किसके भीतर करने होते हैं? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। उपलब्ध बजटीय सीमा डिमांड एलोकेशन एवं प्राइमरी यूनिट के अधीन करने होंगे। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। ठीक है, वित्तीय शक्तियों के प्रयोग से पूर्व बजट की उपलब्धता आवश्यक है। डिमांड एलोकेशन का पालन करना आवश्यक है। यह व्यय प्राइमरी यूनिट की सीमा के भीतर होनी चाहिए। 9वां प्रश्न है, फील्ड ऑफिसर के लिए आपका टीसी यानी टेंडर कमेटी और टीडब्ल्यूए यानी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी किस प्रकार की वस्तुएं हेतु निर्धारित है? किस प्रकार के लिए? तो नन स्टॉक आइटम के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हेडक्वार्टर ऑफिसर सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए अधिकृत है। फील्ड ऑफिसर जो है आपका नन स्टॉक आइटम के लिए अधिकृत है। हेडक्वार्टर तथा फील्ड ऑफिसर के लिए अलग अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। What is the financial value range for which the tender committee for senior scale आपका कंस्टिट्यूटेड? यानी सीनियर स्केल टेंडर कमेटी किस वित्तीय सीमा के टेंडरों के लिए गठित की जाती है? तो सीनियर स्केल टेंडर कमेटी का जो होता है सीमा, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। यानी कि 50 लाख वो एंड 1 लाख करोड़ 1 करोड़ तक, यानी 50 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ तक सीमा होती है। सीनियर स्केल टेंडर कमेटी में 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट का सीनियर स्केल अधिकारी आपका कन्वेयर होता है। दूसरा जो अकाउंट डिपार्टमेंट का होता है सीनियर स्केल अधिकारी होता है। ठीक है, जनरल मैनेजर को टेंडर कमेटी के एक या अधिक सदस्यों को निर्धारित स्तर से एक स्तर से नीचे रखने का अधिकार है। 11 प्रश्न, एसएजी स्तर की टेंडर कमेटी किस वित्तीय सीमा के टेंडर के लिए गठित की जाती है? एसएजी स्तर की पूछ रहा है, तो एसएजी में आपका हो जाएगा वो 10 करोड़ एंड अप टू 200 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, 10 करोड़ से अधिक एवं 200 करोड़ तक होता है। एसएजी टेंडर कमेटी के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, समिति का आपका कन्वेयर जो होता है सीएमएम होता है। दूसरा सदस्य आपका इंटेंडिंग डिपार्टमेंट यानी एसएजी अधिकारी होता है। तीसरा सदस्य जो अकाउंट डिपार्टमेंट से होता है एसएजी वो भी अधिकारी होता है। इस स्तर के लिए टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी यानी टीए सीएमएम है। एसएजी स्तर की टेंडर कमेटी के लिए टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी यानी टीए कौन होता है? कौन होता है? पीसीएमएम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। एसएजी टेंडर कमेटी का कन्वेयर सीएमएम होता है। इस समिति के 30 सदस्य होते हैं। इस स्तर की संशोधित वित्तीय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एजीएम को टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी टीए रखते हुए पीएचओडी सीएचओडी टेंडर कमेटी किस वित्तीय सीमा के टेंडर के लिए गठित की जा सकती है? तो आपका जो है पीएचओडी सीएचओडी जो होते हैं 200 करोड़ से प्लस एंड 500 करोड़ से तक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। बात करें पीएचडी सीएचडी टेंडर कमेटी के 30 सदस्य होते हैं। पीएसएमएम समिति का जो होता है कन्वेयर होता है। ठीक है, अन्य सदस्य आपका इंटेंडिंग डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट पीएचडी सीएचओडी होता है। इस स्तर पर टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी टीए एजीएम होते हैं। तो जरूर ध्यान रखना है, इस स्तर पर टेंडरिंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी टीए जो है आपका एजीएम होते हैं। 200 करोड़ से अधिक या 500 करोड़ तक के टेंडर में यदि एजीएम उपलब्ध ना हो तो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होगा? कौन होगा? तो जनरल मैनेजर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। एजीएम की अनुपस्थिति में जनरल मैनेजर टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होगा। इसी स्थिति में टेंडर कमेटी की संरचना कोई परिवर्तन नहीं होती है। नेक्स्ट है, जनरल मैनेजर को टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रखते हुए पीएचओडी सीएचओडी टेंडर कमेटी किस वित्तीय सीमा के टेंडर के लिए कार्य करती है? तो 500 करोड़ तक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा, 500 करोड़ से अधिक। अगर बात करें पीएचओडी सीएचओडी टेंडर कमेटी पीसीएमएम कन्वेयर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट पीएचओडी सीएचओडी अकाउंट डिपार्टमेंट पीएचओडी सीएचओडी का सदस्य होते हैं। इस स्तर पर टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी यानी टीए जनरल मैनेजर होता है। संशोधन वित्तीय सीमा के कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, जनरल मैनेजर शब्द में रेलवे
के जनरल मैनेजर यानी DGRDSO रेलवे बोर्ड के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी शामिल होते हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा, जनरल मैनेजर शब्द में रेलवे के जनरल मैनेजर, DGRDSO रेलवे बोर्ड प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यरत चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्थान पर इंजीनियरिंग मटेरियल की खरीद की जिम्मेवारी किस विभाग को सौंपी गई है? तो स्टोर डिपार्टमेंट को। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। अब से इंजीनियरिंग मटेरियल की खरीद स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। इस निर्णय से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा की जाने वाली पूर्व व्यवस्था समाप्त हो गई है। यह प्रतियोजन 6/1/2017 के प्रतियोजन की तुलना के लिए किए गए हैं परिवर्तनों को दर्शाता है। जनरल मैनेजर किस स्थिति में टेंडर कमेटी के सदस्य को निर्धारित स्तर के एक स्तर नीचे नामित कर सकता है? तो किस कंडीशन में? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी, यानी जब उपेक्षित स्तर का अधिकारी उपलब्ध न हो या संवेदनशील खरीद कार्य के कारण उसे नियुक्त न किया गया हो, उस कंडीशन में कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अपेक्षित स्तर का अधिकारी उपलब्ध न होने पर संवेदनशील खरीद कार्य के कारण उसे नियुक्त न किया जा सके। जीएम केवल विशेष परिस्थितियों में ही एक स्तर से नीचे नामांकन की अनुमति दे सकता है। संवेदनशील खरीद कार्य ऐसी अनुमति का एक वैध कारण है। जीएम इस अधिकार को आगे किसी अन्य अधिकारी को प्रतियोजित नहीं कर सकता है। 18 नंबर, यदि जनरल मैनेजर टेंडर कमेटी की संरचना में परिवर्तन करता है, जीएम टेंडर कमेटी की संरचना में परिवर्तन करता है, तो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी यानी टीए के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इट रिमेन अनचेंज्ड, उसको कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। टीसी की संरचना बदलने पर आपका TAA का स्तर नहीं बदलता है। यह प्रावधान जनरल मैनेजर द्वारा संरचना में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में लागू होती है। नॉन स्टॉक आइटम के लिए प्रत्येक मांग पर निधि यानी फंड की उपलब्धता का प्रमाण कौन करता है? कौन करेगा? तो इन टेंडर करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी राइट होगा। प्रत्येक मांग पर फंड्स अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान दायित्व आवंटित बजट से अधिक न हो। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि समान परिस्थितियों में लिमिटेड टेंडर बुलेटिन टेंडर जारी करने के लिए AMM की अधिकतम वित्तीय सीमा क्या है? तो अप टू 5 लाख होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। AMM की संशोधित वित्तीय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह सीमा समान परिस्थितियों में लागू होती है। समान परिस्थितियों में लिमिटेड टेंडर बुलेटिन टेंडर जारी करने में AMM की अधिकतम वित्तीय सीमा क्या है? तो 10 लाख तक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 2 राइट होगा। AMM की संशोधित वित्तीय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यह सीमा केवल समान परिस्थितियों में लागू होता है। समान परिस्थितियों में लिमिट टेंडर बुलेटिन टेंडर जारी करने हेतु DYCMM एवं उससे ऊपर अधिकारियों की संशोधित वित्तीय सीमा क्या है? तो DYCMM की जो है अप टू 50 लाख। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा राइट होगा। ठीक है। यह वित्तीय सीमा पहले जो था आपका 25 लाख था 2018 में, अब कर दिया गया है 50 लाख। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे जो चेंज होता है खास करके वो क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न है, समान परिस्थितियों में लिमिटेड टेंडर बुलेटिन टेंडर जारी करने हेतु 50 लाख की संशोधित वित्तीय सीमा किस अधिकारी को प्रदान की गई है? तो किसको दिया गया है? DYCMM एबोव। ठीक है, DYCMM या उससे ऊपर अधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। AMM की पूर्व वित्तीय सीमाएं यथावत रखी गई है। समान परिस्थितियों में DYCMM उससे ऊपर के अधिकारी की सीमा बढ़ाई गई है, यानी 25 लाख से 50 लाख किया गया है। 25 नंबर है, मुख्यालय में आपातकालीन स्थिति में लिमिटेड टेंडर बुलेटिन टेंडर जारी करने हैं तो DYCMM की वित्तीय सीमा क्या है? ठीक है, तो 1.5 करोड़ तक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका मुख्यालय में आपातकालीन स्थिति में है। ठीक है, इमरजेंसी, अंडर इमरजेंसी एट हेडक्वार्टर्स। आपातकालीन शक्तियां केवल मुख्यालय पर लागू होती है। संशोधित वित्तीय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी आपका 1.5 करोड़ था, अभी भी 1.5 करोड़ है। मुख्यालय में आपातकालीन स्थिति में लिमिटेड टेंडर बुलेटिन टेंडर जारी करने हैं तो CMM की वित्तीय सीमा क्या है? तो 5 करोड़ तक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 2 राइट होगा। आपातकालीन वित्तीय शक्तियां समान वित्तीय शक्तियों से भिन्न है। संशोधित सीमा में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी पहले भी आपका 2018 में भी 5 करोड़ था और 2024 में अपडेट में भी 5 करोड़ ही रखा गया है। 27 नंबर है, मुख्यालय में आपातकालीन स्थिति में लिमिटेड टेंडर बुलेटिन टेंडर PCMM की वित्तीय सीमा पूछा है।
पीसीएमएम के 10 करोड़ था, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 2 राइट होगा। उसके बाद लिमिट टेंडर में आपका एजीएम का पूछा है, तो एजीएम का होता है आपका 20 करोड़ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है। 29वां प्रश्न, मुख्यालय में आपातकालीन स्थिति में आपका जो है लिमिट टेंडर बुलेटिन टेंडर जारी करने हेतु सर्वाधिक वित्तीय सीमा किस प्राधिकारी को दिया गया है, तो एजीएम को दिया गया है। ठीक है। एजीएम का कितना था, तो ऊपर पढ़े तो इसका 1.5 करोड़ तक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। आपातकालीन वित्तीय सीमाएं डीवाईसी में आपका पीसीएम एजीएम के लिए आपका 1.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तथा 20 करोड़ है, यानी डीवाईसीएम के 1.5 करोड़, सीएमएम के 5 करोड़, पीसीएमएम का हो गया आपका 10 करोड़, एजीएम का 20 करोड़ है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है आपका एजीएम के लिए है, यानी 20 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। पहले आपको 1.5 करोड़ बताया था, गलत है, 20 करोड़ होगा। लिमिटेड टेंडर बुलेटिन टेंडर जारी करने हेतु आपातकालीन वित्तीय शक्तियां किस स्थान पर लागू होती है, किस स्थान पर, तो केवल हेडक्वार्टर पे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। समान आपातकालीन वित्तीय शक्तियां अलग निर्धारित की गई है। 31 नंबर प्रश्न है कि ओपन एडवर्टाइज टेंडर सामान्यतः किस राशि से अधिक की खरीद के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लेटेस्ट एग्जाम में। तो अभी जो है 50 लाख से अधिक के कोई टेंडर है, उसको ओपन एडवर्टाइज टेंडर माना जाएगा और उसको एडवर्टाइज किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। 50 लाख से अधिक की खरीद के लिए समानता जो है ओपन एडवर्टाइज टेंडर अपनाया जाता है। इस सीमा से कम की खरीद प्रतियोगी शक्तियों के अनुसार अन्य स्वीकृति विधियों से की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यालय में ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार करने की पूर्ण शक्ति किसके पास में है। यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात हो रहा है कि हेडक्वार्टर स्तर पे किसका पावर है, तो ये जो पावर है आपका पीसीएमएम और पीसीएमएम का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है। मुख्यालय में ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार करने की पूर्ण शक्ति पीसीएमएम के पास में है। अन्य अधिकारी केवल अपनी प्रतियोजित वित्तीय सीमा तक की टेंडर स्वीकार कर सकते हैं। मुख्यालय में सीएमएम ओपन एडवर्टाइज टेंडर कितनी वित्तीय सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं। सीएमएम की बात हो रहा है, तो सीएमएम जो है 5 करोड़ तक स्वीकार कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा दो राइट होगा। डीवाईसीएमएम 2 करोड़ तक के ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार कर सकते हैं। एसएमएम एडब्ल्यूएम 50 लाख के ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार कर सकते हैं। मुख्यालय में डीवाईसीएमएम ओपन एडवर्टाइज टेंडर कितनी वित्तीय सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं, इसमें जो है आपका 2 करोड़ है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। सीएमएम करोड़ तक देखें तो ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार कर सकते हैं, कितने तक, 5 करोड़ तक। ठीक है। पीसीएमएम के पास में ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार करने की पूर्ण शक्ति होती है। मुख्यालय में एएसएमएम एएमएम ओपन एडवर्टाइज टेंडर कितनी वित्तीय सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं, तो एएसएमएम की बात है तो ये 50 लाख तक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 2 राइट होगा। ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार करने की एसएम और एएमएम की वित्तीय शक्तियां समान है, यानी दोनों का 50 लाख रुपए है। 50 लाख से अधिक की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रतियोजित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। फील्ड यूनिट में ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार करने की पूर्ण शक्ति क्या है, तो फील्ड यूनिट में है आपका एडीआरएम हो गया, डीआरएम हो गया और सीडब्ल्यूएम का हो गया, ये फील्ड यूनिट में आते हैं। ठीक है। एडीआरएम, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम है। फील्ड यूनिट में ओपन एडवर्टाइज टेंडर स्वीकार करने की पूर्ण शक्ति एडीआरएम, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम के पास में होती है। अन्य स्टोर अधिकारी केवल अपनी निर्धारित वित्तीय सीमा तक की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। फील्ड यूनिट में डीवाईसीएम डिपोट सीनियर डीएमएम ओपन एडवर्टाइज टेंडर कितनी वित्तीय सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं, तो यहाँ पे डीवाईसीएम की बात कर रहा है, इसका जो है 2 करोड़ रुपया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। यहाँ देखिए तो एडीआरएम, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम के पास पूर्ण शक्तियां हैं, साथ ही आपका एसएमएम और डीएमएम एएम जो है एडीएमएम 50 लाख तक के टेंडर को स्वीकार कर सकते हैं। फील्ड यूनिट में आपका एसएमएम डिपो डीएमएम एएम कितने तक स्वीकार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 50 लाख तक। पीसीएमएम के शक्तियों के अंतर्गत आपका ग्लोबल टेंडर स्वीकार करने से पूर्व किसके परामर्श अनिवार्य होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए एसोसिएट फिनांस से, यानी सहायक वित्त से। पीसीएमएम की शक्तियों के अंतर्गत ग्लोबल टेंडर स्वीकार करने से पूर्व
किससे परामर्श अनिवार्य है? एसोसिएट फाइनेंस से। पीसी में अपनी प्रतियोगी शक्तियों के अंतर्गत एसोसिएट फाइनेंस के परामर्श ग्लोबल टेंडर स्वीकार कर सकते हैं। यह प्रावधान केवल पीसीएमएम की प्रतियोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत लागू है। पीसीएमएम की वित्तीय शक्तियों से अधिक ग्लोबल टेंडर किसके द्वारा स्वीकार किए जाएंगे? किसके द्वारा किया जाएगा? तो जनरल मैनेजर के द्वारा, यानी जीएम के बाद। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 55 ना प्रश्न है, 2 माह में कम स्टॉक वाले सेफ्टी पैसेंजर नेसेसिटी आइटम हेतु सिंगल टेंडर आमंत्रित करने की पीसीएमएम सीएमएम की वित्तीय सीमा क्या है? तो कितना है? 1 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह प्रावधान केवल 2 माह से कम वाले स्टॉक वाले सेफ्टी पैसेंजर नेसेसिटी आइटम पर लागू होता है। यह प्रावधान के अंतर्गत फील्ड यूनिट्स को कोई समकक्ष वित्तीय शक्ति प्रदान नहीं किया गया है। 56 में प्रश्न है, 2 माह में कम स्टॉक वाले सेफ्टी पैसेंजर नेसेसिटी आइटम सिंगल टेंडर आमंत्रित करने हेतु फील्ड यूनिट्स को कितनी वित्तीय शक्ति का प्रयोग किया गया है? इसमें कोई शक्ति नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट होगा। 2 माह में कम से कम 2 माह में कम स्टॉक वाले सेफ्टी पैसेंजर नेसेसिटी आइटम हेतु पीसीएमएम और सीएमएम की 1 करोड़ तक सिंगल टेंडर आमंत्रित करते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत फील्ड यूनिट का कोई समकक्ष शक्ति प्रदान नहीं किया गया है। 57 प्रश्न, आरडीएसओ प्रोडक्शन यूनिट द्वारा जारी सूची में केवल एक अप्रूव्ड सोर्स होने की स्थिति में सिंगल टेंडर संबंधित शक्तियों का क्या किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि सेफ्टी आइटम के लिए परचेज ऑर्डर का रेटिंग किस राशि से अधिक होने पर आवश्यक है? तो 15 लाख से अधिक होने पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सेफ्टी आइटम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए परचेज ऑर्डर तथा रेटिंग 8 लाख से अधिक होने पर आवश्यक है। ये वित्तीय सीमाएं पीसीएमएम कार्यालय द्वारा सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट एजेंसी को भेजे जाने वाले इंडेंट रेटिंग पर भी लागू होती है। 59 प्रश्न, सेफ्टी आइटम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए परचेज ऑर्डर का रेटिंग किस राशि से अधिक होने पर आवश्यक है? तो 8 लाख से अधिक होने पर आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। सेफ्टी आइटम के लिए परचेज ऑर्डर का रेटिंग 15 लाख से अधिक होना आवश्यक है। इन वित्तीय सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 60वां प्रश्न है, पीसीएमएम कार्यालय सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट एजेंसी को भेजे जाने वाले इंडेंट रेटिंग किसके समान होगा? किसके समान होगा? तो आपका रेटिंग और परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 61वां प्रश्न है, सेफ्टी आइटम के लिए नॉन स्टॉक डिमांड रिक्विजिशन का आपका रेटिंग किस राशि से अधिक होने पर आवश्यक है? 10 लाख से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सेफ्टी आइटम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए नॉन स्टॉक डिमांड रिक्विजिशन का रेटिंग जो है 2.5 लाख से अधिक होने पर आवश्यक है। इन वित्तीय सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सेफ्टी आइटम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए स्टॉक डिमांड रिक्विजिशन का रेटिंग किस राशि से अधिक होने पर आवश्यक है? तो 2.5 लाख से अधिक होने पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, सेफ्टी आइटम के लिए नॉन स्टॉक डिमांड रिक्विजिशन का रेटिंग जो है 10 लाख से अधिक होने पर आवश्यक पड़ता है। 63वां प्रश्न है, किस स्थिति में परचेज ऑर्डर का रेटिंग समाप्त यानी डिस्पेंस्ड विथ किया जा सकता है? किस स्थिति में? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, परचेज ऑर्डर जनरेटेड डायरेक्टली बाय आईएमएमएस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्टेड टेंडर कमेटी रिकमेंडेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ये स्वीकृत टेंडर कमेटी की संस्तुति के आधार पर आईएमएमएस द्वारा सीधे जनरेट किए गए परचेज ऑर्डर बिलो 2.5 लाख होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब परचेज ऑर्डर का रेटिंग नहीं किया जाता है तब उसकी सूचना एवं नियमों का अनुपालन किसकी जिम्मेवारी होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, परचेज ऑर्डर जारी करने वाला अधिकारी को परचेज ऑर्डर जारी करने वाला अधिकारी उस शुद्धता एवं जारी करने के लिए संबंधित सभी प्रावधानों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, रेटिंग समाप्त होने से जारी करने वाले अधिकारी को जिम्मेवारी कम होती है। 65 प्रश्न, जिन परचेज ऑर्डर के लिए वेटिंग आवश्यक नहीं है उन्हें कड़े बजटीय नियंत्रण हेतु किस
रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। देयता रजिस्टर, ठीक है, लायबिलिटी रजिस्टर। ये परचेज ऑर्डर में वेटिंग आवश्यक नहीं है, उन्हें कड़े बजटीय नियंत्रण हेतु आपका लायबिलिटी रजिस्टर भी दर्ज किया जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, IMMS में किस रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन अपडेट किया जाना चाहिए? तो निधि उपलब्धता रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। IMMS में फंड अवेलेबिलिटी रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। नियमित अद्यतन से उचित बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित होता है। रेलवे बोर्ड प्रोडक्शन यूनिट जोनल रेलवे द्वारा अंतिम रूप से दिए गए RCS LTC के विरुद्ध परचेज ऑर्डर का वेटिंग कितना होता है? नो रिपोर्ट। 68वां प्रश्न है, सत्कृत कार्यों के मामले में रिक्वेजिशन या वेटिंग किस शर्त पर समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी, ठीक है, सब्सक्रिप्ट डिटेल एस्टिमेट आइटम क्वांटिटी एंड टोटल एस्टिमेट वैल्यू के आधार पर। 69वां प्रश्न है कि आपका इंडेंटर को इंडेंट पर निधि फंड्स में उपलब्धता का प्रमाण किसके लिए करना होगा? किसके लिए करना होगा? सी, ठीक है, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए। और आज का दो प्रश्न है, टेंडर कमेटी टेंडर केस का टेक्निकल मेंबर किसकी पुष्टि करने के लिए उत्तरदायी होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, रिक्वेजिशन कमेटी खरीद जाने वाली सामग्री की मात्रा पे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा, ठीक है। कार्यकारी विभाग एक्सिक्यूटिव आइटम क्वांटिटी एस्टिमेट वैल्यू दर्शाने वाली और क्रेडिटर्स एस्टिमेट के सत्यापन प्रति भेजेगा, ठीक है। टेंडर कमेटी के सभी सदस्य सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। 71 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी आइटम के लिए परचेज ऑर्डर का वेटिंग किस राशि से अधिक होने पर आवश्यक है? सेफ्टी आइटम के लिए परचेज ऑर्डर का वेटिंग किस राशि से अधिक होने पर आवश्यक है? तो अगर 15 लाख से ऊपर का यहाँ पे राशि है तो उस पर आपका वेटिंग होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। सेफ्टी आइटम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर आपका परचेज ऑर्डर का वेटिंग जो है आपको 8 लाख से अधिक पर आवश्यक होता है। तो सिर्फ सेफ्टी आइटम का 15 लाख है और इसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं वो 8 लाख पे ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, सेफ्टी आइटम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए परचेज ऑर्डर का रेटिंग किस राशि से अधिक होने पर आवश्यक है? ऊपर भी बताए थे 8 लाख से ऊपर होने पर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। सेफ्टी आइटम के लिए संबंधित वेटिंग सीमा जो है 15 लाख से अधिक है, जैसा कि ऊपर भी चर्चा किए थे। 73 नंबर प्रश्न है, परचेज ऑर्डर का वेटिंग किस स्थिति में समाप्त किया जा सकता है? किस स्थिति में डिस्पेंस्ड किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्टेड बाय टीसी रिकमेंडेशन के आधार पर IMMS द्वारा सीधे जनरेट किए गए इस कंडीशन में आपका जो है वेटिंग समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। वही चीजें यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। परचेज ऑर्डर जारी करने वाला अधिकारी जिसकी शुद्धता तथा परचेज ऑर्डर जारी करने से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन के लिए यह उत्तरदायी होता है। 74वां प्रश्न, जिन परचेज ऑर्डर के लिए वेटिंग आवश्यक नहीं है, जिन परचेज ऑर्डर के लिए वेटिंग आवश्यक नहीं है उन्हें कड़े बजटीय नियंत्रण हेतु किस रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है? तो इसके लिए जो है आपका लायबिलिटी रजिस्टर, ये देयता रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। IMMS फंड अवेलेबिलिटी रजिस्टर में नियमित रूप से अपडेट किया जाना इसका आवश्यकता होता है। अगर देखें बोर्ड PU आपका ZRS फाइनलाइज्ड RCTLTCS के विरुद्ध आपका परचेज ऑर्डर का वेटिंग आवश्यक नहीं है तथा इन्हें फंड की नोटिंग के साथ जारी किया जा सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नॉन स्टॉक डिमांड रिक्विजिशन की वेटिंग सेफ्टी आइटम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की सीमाएं क्रमशः क्या है? यहाँ पे दोनों पूछा है, सेफ्टी आइटम और नॉन सेफ्टी आइटम के लिए। तो सेफ्टी आइटम के लिए 10 लाख रुपया है और नॉन सेफ्टी आइटम के लिए 2.5 लाख से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। सेक्शन वर्क में निर्धारित शर्तों के अधीन जो है डिटेल्स एस्टिमेट
यानी डी स्वीकृत होने पर आपका रिक्वेजिशन का वेटिंग समाप्त किया जा सकता है। स्वीकृत डी में आइटम क्वांटिटी टोटल एस्टिमेट वैल्यू शामिल होना आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है इसमें शामिल होना? तो आइटम क्वांटिटी एंड टोटल एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है। आपका इंडेंटर से संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए फंड की उपलब्धता का प्रमाण इंडेंट पर ही करना चाहिए। तो ये गाइड जरूर ध्यान रखेंगे। इंडेंटर को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए फंड की उपलब्धता का प्रमाणन इंडेंट पर ही करना चाहिए। नेक्स्ट है सैंक्शन वर्ग में किसी आइटम की प्रोक्यूरमेंट हेतु एग्जीक्यूटिव द्वारा इंडेंट के साथ क्या भेजा जाएगा? सैंक्शन वर्ग में किसी आइटम की प्रोक्यूरमेंट हेतु एग्जीक्यूटिव द्वारा इंडेंट के साथ क्या भेजा जाएगा? क्या भेजा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। स्वीकृत डिटेल्स एस्टिमेट की सत्यापित प्रति। ठीक है। डी का एक कॉपी जाता है। स्वीकृत यानी आपका डिटेल एस्टिमेट आइटम क्वांटिटी तथा उस आइटम की एस्टिमेट वैल्यू दर्शाई जानी चाहिए। ऐसी रिक्वेजिशन के विरुद्ध खरीदे जाने वाले क्वांटिटी की पुष्टि की जिम्मेवारी जो है टेंडर कमेटी टेंडर केस के टेक्निकल मेंबर की होगी। 77 प्रश्न है नन स्टॉक इंडेंट को सैंक्शन साइन करने के लिए एसीजी ऑफिसर की वित्तीय शक्ति क्या है? नॉन स्टॉक आइटम की बात हो रहा है। ठीक है। सैंक्शन करने के लिए एसीजी ऑफिसर की वित्तीय शक्ति क्या है? इनकी जो शक्ति है होगा 45 लाख। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखिएगा। आपका एसीजे से सॉरी जेएस से अप लेवल तक के जो है आपका 25 लाख तक, एसएस अप टू 2 लाख तक। ठीक है। जेजी आपका जो है 15 लाख तक और पीएचओडी सीएचओडी वो 15 लाख सॉरी 45 लाख तक। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा को कितना तक कर सकते हैं। नन स्टॉक रिक्वेजिशन पर हस्ताक्षर करते समय अप्रूविंग ऑफिसर को निम्न में से क्या प्रमाणित करना होगा? क्या प्रमाणित करना होगा? तो सी। ठीक है। आवश्यकता की अनिवार्यता तथा आइटम सेफ्टी पैसेंजर नेसेसिटी आइटम है या नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। यहाँ पे देखें तो अप्रूविंग ऑफिसर के रूप में हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी ही आपका रिक्वायरमेंट की इसेंशियलिटी प्रमाणित करेगा। ठीक है। अप्रूविंग ऑफिसर ये भी प्रमाणित करेगा कि आइटम सेफ्टी पैसेंजर नेसेसिटी आइटम है या नहीं है, उन्हीं का काम है। ठीक है। तो जरूर पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। जेजी एसजी ऑफिसर पदस्थ नहीं है। देखिए कंडीशन यहाँ पे दिया है कि जेजी भी नहीं है, एसजी ऑफिसर पदस्थ नहीं है, तो नॉन स्टॉक रिक्वेजिशन पर हस्ताक्षर कौन करेगा? इस कंडीशन में आपका जो है एडीआरएम डीआरएम सीडब्ल्यूएम एसजी ऑफिसर ऑफ यूजर डिपार्टमेंट की एडीआरएम डीआरएम सीडब्ल्यूएम एसजी ऑफिसर करेंगे। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। कंडीशन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह प्रावधान विशेष रूप से उस स्थिति में लागू होता है जब जेजीएसी ऑफिसर उपलब्ध नहीं है। ड्रग्स एंड सर्जिकल आइटम रिक्वेजिशन के वेटिंग से संबंधित डिटेक्शन के कोई प्रवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जेम से रिलेटेड। जेम से भी क्वेश्चन काफी पूछे गए थे इस बार। तो जेम पर उपलब्ध कॉमन यूज्ड गुड्स एंड सर्विस की प्रोक्यूरमेंट हेतु शक्तियों का प्रतिजन किसके समान होगा? किसके समान होता है? स्टोर मामले के रेगुलर परचेज के समान होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। यहाँ पे देखिए जेम के माध्यम से आपका प्रोक्यूरमेंट डेलीगेशन ऑफ पावर अप्रूवल अथॉरिटी फाइनेंशियल आइटम्स फाइनेंशियल लिमिट्स स्टोर मामले में रेगुलर परचेज के समान होंगे। टेंडर कमेटी की आवश्यकता भी प्रचलित डेलीगेशन के अनुसार ही होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। जेम के अंतर्गत किसी भी उपलब्ध सप्लायर से डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज किस राशि तक की जा सकती है? इसका भी क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में एई में ही। तो ये 50,000 तक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। अप टू 50,000। जेम पर चयनित सप्लायर को आवश्यक क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन डिलीवर्ड पीरियड की शर्तें पूरी करनी होंगी। ऑटोमोबाइल्स के मामले में इस पर नियम के अंतर्गत प्रोक्यूरमेंट बिना किसी सेलिंग लिमिट के अनुमत है। जेम के माध्यम से 50 से अधिक जेम के माध्यम से 50,000 से अधिक और 10 लाख तक खरीद किससे की जाएगी? यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि 50,000 से अधिक और 10 लाख तक
किसके माध्यम से की जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कम से कम 3 अलग अलग मैन्युफैक्चर की उपलब्ध सेलर में सबसे कम मूल्य वाले सेलर से। तो कम से कम 3 मैन्युफैक्चर होंगे और जो कम बोली लगाएंगे, सबसे कम में काम करने के लिए रेडी होंगे, देने के लिए सामान रेडी होंगे, तो उनसे लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कम से कम 3 अलग अलग मैन्युफैक्चर में उपलब्ध सेलर से सबसे कम मूल्य वाले सेलर से। चयनित सेलर को आवश्यक क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी पीरियड की शर्तें पूरी करनी होती है। इस सीमा में प्रोक्रूटमेंट के लिए जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिजर्व ऑक्शन टूल का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जेम के माध्यम से 10 लाख से अधिक खरीद के लिए सप्लायर का चयन किस माध्यम से किया जाएगा, तो 10 लाख से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अनिवार्य ऑनलाइन बिडिंग या आपका रिवर्स ऑक्शन के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, ऑनलाइन बिडिंग या आपका रिवर्स ऑक्शन के थ्रू खरीद उस सप्लायर से की जाएगी जो आवश्यक क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी पीरियड को पूरा करते हुए सबसे कम मूल्य प्रदान करता है। ठीक है, जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग अथवा आपका रिवर्स ऑक्शन टूल का उपयोग किया जाएगा। मिनिस्ट्री अथवा डिपार्टमेंट द्वारा जेम पर उपलब्ध गुड्स एंड सर्विस की प्रोक्यूरमेंट कैसे होती है, तो इसमें मैंडेटरी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। भारत सरकार ने कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम स्थापित किया है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है, जेम का फुल फॉर्म उसका होता है मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम एसवीसी संभावित सप्लायर के लिए जेम के माध्यम से खरीदे जाने वाली वस्तुओं को पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट सहित पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करता है। एक कंडीशन दिए गए हैं जेम के लिए। जेम के माध्यम से प्रोक्यूरमेंट करने से पहले आपका प्रोक्यूरिंग ऑथोरिटीज को किसका प्रमाणन करना होगा, किसका करना होगा, तो आपका रीजनेबिलिटी ऑफ रेट, दरों की रीजनेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो। जेम पर सप्लायर की आपका क्रेडेंशियल को जेम एसबी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। किसके द्वारा, तो क्रेडेंशियल को आपका जेम एसपी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। गवर्नमेंट बायर्स द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आपका डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज के लिए जेम पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट बायर्स के लिए कोई भी अगर सरकारी कार्य के लिए ये खरीद हो रही है तो डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज जेम पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, यानी जेम्स के थ्रू ही सामान मंगवाया जाएगा। डायरेक्ट एक्सेप्टेंस के मामले में पूर्व फाइनेंशियल कंकरेंस के बिना आईआरएस कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिविएशन किस स्तर का अधिकारी स्वीकार कर सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डायरेक्ट एक्सेप्टेंस के मामले में पूर्व फाइनेंशियल कंकरेंस के बिना, क्या है, पूर्व फाइनेंशियल कंकरेंस के बिना आईआरएस कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डेविएशन किस स्तर का अधिकारी स्वीकार कर सकता है, तो किस स्तर का कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी। ठीक है, समान एक्सेप्टेंस पावर से एक स्तर ऊपर परंतु जेजी से नीचे का होना चाहिए। यह प्रावधान विशेष रूप से आपका डायरेक्ट एक्सेप्टेंस केस में लागू होता है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का स्तर जेजी ग्रेड से नीचे होना चाहिए। टीसी केस से पूर्व यानी टेंडर कमेटी केस से पूर्व फाइनेंशियल कंकरेंस के बिना आईआरएस कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिविएशन किसके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, किसके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, तो नॉर्मल टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के द्वारा एक काम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। टीसी केस में आपका टेंडर एक्सेप्टेंस की समान शक्ति लागू होती है। डायरेक्ट एक्सेप्टेंस केस में टीसी केस के डेविएशन स्वीकार करने का प्रावधान अलग अलग दिए गए हैं, जो कि ऊपर चर्चा किए थे। उसके बाद फील्ड स्टोर ऑफिसर के बारे में है कि फील्ड स्टोर ऑफिसर्स तथा उनकी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आईआरएस कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डेविएशन के लिए किस सीमा तक शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।
तो किस सीमा तक? तो अपनी एक्सेप्टेंस पावर तक, ठीक है। तो अपनी एक्सेप्टेंस पावर तक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फील्ड स्टोर ऑफिसर उनकी एक्सेप्टेंस अथॉरिटी एचक्यू काउंटर पार्ट्स के समान शक्तियों का प्रयोग अपनी एक्सेप्टेंस पावर तक कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस पावर्स फील्ड ऑफिसर के बारे में ऊपर भी चर्चा की थी कि इसका कितना होता है। हेडक्वार्टर में यदि केवल एक एसएजी लेवल फाइनेंस ऑफिसर उपलब्ध है, हेडक्वार्टर्स में यदि केवल एक एसएजी लेवल फाइनेंस ऑफिसर उपलब्ध है, तो जेएजी लेवल फाइनेंस ऑफिसर कितनी राशि तक टेंडर कमेटी को मेंबर हो सकता है? हेडक्वार्टर में यदि केवल एक एसएजी लेवल फाइनेंस ऑफिसर उपलब्ध है, ठीक है, तो जेएजी लेवल फाइनेंस ऑफिसर कितनी राशि तक टेंडर कमेटी का मेंबर हो सकता है? 120 करोड़ तक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो। यह प्रावधान तब लागू होता है जब केवल एक एसएजी फाइनेंस ऑफिसर उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में जेएजी लेवल फाइनेंस ऑफिसर 120 करोड़ तक टेंडर कमेटी का मेंबर हो सकता है। 90वां प्रश्न है, हेडक्वार्टर्स में यदि केवल एक एसएजी लेवल स्टोर ऑफिसर उपलब्ध है, हेडक्वार्टर में यदि केवल एक एसएजी स्टोर ऑफिसर उपलब्ध है, तो जेजी लेवल स्टोर अधिकारी जो है, जेजी लेवल स्टोर ऑफिसर कितनी राशि तक टेंडर कमेटी के मेंबर के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये कर सकते हैं 120 करोड़ तक, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लगभग आपका सेम ही है। केवल एसएजी लेवल स्टोर ऑफिसर उपलब्ध होने पर जेजी लेवल स्टोर ऑफिसर 120 करोड़ तक टेंडर कमेटी का मेंबर हो सकता है। केवल एक एसएजी लेवल ऑफिसर उपलब्ध न होने पर यूजर डिपार्टमेंट के किसी भी के लिए इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है। जब ओपन एडवर्टाइज टेंडर में केवल एक ही इफेक्टिव ऑफर्स प्राप्त होता है, जब ओपन एडवर्टाइज टेंडर में केवल एक इफेक्टिव ऑफर प्राप्त होता है, तो उसे किस रूप में माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। यदि ओपन एडवर्टाइज टेंडर अथवा लिमिट टेंडर में केवल एक इफेक्टिव ऑफर प्राप्त होता है, तो उसे सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। यह प्रावधान उस स्थिति में लागू होता है जब केवल एक रिस्पॉन्सिव बिड प्राप्त। ओपन एडवर्टाइज टेंडर में केवल एक इफेक्टिव ऑफर प्राप्त होने की स्थिति में ऐसे मामले को निपटाने की शक्ति किसे प्रत्युजित की जा सकती है? किसको? टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऐसी शक्तियां समय समय पर टेंडर की डायरेक्ट एक्सेप्टेंस के जारी प्रत्योजित की जा सकती है, जहां लागू होता है टेंडर कमेटी की कंस्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन के माध्यम में रखा जाएगा। 93 नंबर, ओपन एडवर्टाइज टेंडर के केवल एक इफेक्टिव ऑफर प्राप्त होने पर निम्नलिखित में कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। सभी, यानी रिक्रूटमेंट का पर्याप्त प्रचार किया गया हो और बिड जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित ना रहे हो और मार्केट वैल्यू की तुलना में प्राइस उचित हो। नेक्स्ट है, सॉरी, इसका अगर सोल्यूशन देखें तो इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट का पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए, बिड जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, मार्केट वैल्यू की तुलना में प्राइस उचित होना चाहिए। 94 नंबर प्रश्न है, लिमिटेड टेंडर में केवल वही लिमिटेड टेंडर में केवल एक इफेक्टिव ऑफर प्राप्त होने की स्थिति में आपका सेटिस्फैक्टरी एडवर्टाइज का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा, ठीक है। सप्लाई सोर्स निश्चित रूप से ज्ञात हो तथा अन्य सोर्स की संभावनाएं अत्यंत नगण्य हो। लिमिट टेंडर में भी बिड जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए तथा आपका प्राइस मार्केट वैल्यू की तुलना में उचित होना चाहिए। 95 नंबर प्रश्न है, लिमिटेड टेंडर में केवल एक इफेक्टिव ऑफर प्राप्त होने की स्थिति में 10 लाख से अधिक की खरीद हेतु आपका अर्जेंसी का प्रमाणन किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा? किस स्तर के? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। न्यूनतम एसएजी स्तर के अधिकारी होना चाहिए। 10 लाख तक की खरीद के लिए आपका अर्जेंसी का प्रमाणन एसएजी और एसजी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। 10 लाख से अधिक की खरीद के लिए अर्जेंसी प्रमाण पत्र न्यूनतम एसएजी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है।
स्टॉक आइटम के लिए परमानेंट स्टोर डिपार्टमेंट के अधिकारी तथा नन स्टॉक के लिए आपका इंडेंटिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा किया जाती है। तो जरूर ध्यान रखेंगे स्टॉक आइटम और नन स्टॉक आइटम के लिए कौन कौन करेगा। 96 नंबर, सिंगल कोटेशन बेसिस पर छोटे मूल्य के स्टॉक नॉन स्टॉक आइटम की लोकल परचेज की संशोधित वित्तीय सीमा क्या है। इसमें जो रखा गया है अप टू 50,000 पर केस। लोकल परचेज की समग्र शक्ति 1 लाख प्रति केस तक है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया था सिंगल कोटेशन बेसिस पर आपका जो है 50,000 तक है। लोकल परचेज में समग्र शक्ति जो है 1 लाख प्रति केस है, लेकिन सिंगल कोटेशन बेसिस पर खरीदे गए आइटम के लिए 50,000 तक सीमित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। लोकल परचेज पावर के अंतर्गत सिंगल कोटेशन बेसिस पर आइटम की अधिकतम आपका खरीद सीमा कितनी है, तो ऊपर भी चर्चा किए थे 50,000। ठीक है, लोकल परचेज का प्रावधान छोटे मूल्य के स्टॉक नॉन स्टॉक आइटम पर लागू होता है। लोकल परचेज पावर 1 लाख प्रति केस है। ठीक है, 98वां प्रश्न है आपका डिविजन्स में जहां पे सीनियर सीडीओ के साथ स्टोर ऑफिसर संलग्न नहीं है। ध्यान रखिएगा कंडीशन में यहाँ पर दिया गया है कि डिविजन्स में जहां सीनियर सीडीओ और सीडीओ के साथ स्टोर ऑफिसर संलग्न नहीं है, वहां इमरजेंसी में नन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक पैसेंजर नेसेसिटी सेफ्टी आइटम के खरीद हेतु कितनी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक नॉन स्टॉक और नेसेसिटी आइटम सेफ्टी आइटम के बारे में पूछा गया है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, यानी समान रैंक के स्टोर ऑफिसर के बराबर। यह शक्ति ऐसे सीनियर सीडीओ पर लागू होती है जिनके साथ स्टोर ऑफिसर संलग्न नहीं है। ठीक है, इसमें नन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक इमरजेंसी पैसेंजर नेसेसिटी आइटम सेफ्टी के अंतर्गत शामिल होता है। उसके बाद में 99 नंबर प्रश्न कि आपका फॉर्कलिफ्ट हु क्रेन एथर मूवर आदि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में हायर करने के लिए DYCMM रिपोर्ट की वित्तीय शक्ति कितनी है, तो 50,000 प्रति केस, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में हायरिंग के लिए DMM डिपो इंचार्ज की वित्तीय शक्ति कितना है, तो आपका 25,000 प्रति केस, मासिक सीमा आपका 2.5 लाख तक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए DYCMM डिपो में 50,000 पर केस, मंथली लिमिट 5 लाख है, और DYCMM डिपो 50,000 और मासिक जब का जो दिया गया है 5 लाख है। MM में आपका 15,000 पर केस और मंथली सीलिंग 1.5 लाख का है। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की हायरिंग तभी विचार की जानी चाहिए जब मौजूदा फैसिलिटीज एवं इक्विपमेंट पर्याप्त न हो।